हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो या इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश का पेपर डिस्कस करने वाले हैं एंड डेफिनेटली ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। यहाँ पे आपका ये पहला पैसेज है, ठीक है। मैं इसका मतलब भी आपको समझाऊंगी, एक जिस्ट दे दूंगी, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ नीचे, आप पॉज करके एक बार इसको थोड़ा गो थ्रू कर लो, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। वैसे अगर मैं बताऊँ इसका ओवरऑल, तो यहाँ पर जो एक स्टोरी है वो किसकी बताई है, एक लड़की की स्टोरी है जो यहाँ पे सेक्युलर पिलग्रिमेज पे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आगे क्वेश्चंस पे भी, आप देखोगे इस वर्ड को। तो यहाँ पर जो पिलग्रिमेज होता है ये क्या होता है, जब कोई इंसान यात्रा करता है, वो भी कोई श्रद्धालु, या फिर उसकी जो यात्रा होती है उसका पर्पस जो होता है वो रिलीजियस होता है। जनरली साधु संत होते हैं, वो केदारनाथ और चार धाम की यात्रा करते हैं। सो इट्स समथिंग अबाउट दैट, बट सेक्युलर वर्ड यूज कर लिया। सो सेक्युलर मतलब अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बंदा केदारनाथ जा रहा है, कोई बच्चा केदारनाथ जा रहा है, कोई टीम केदारनाथ जा रहा है, अगर उसको सिर्फ वहाँ का ट्रैक करना है, उसको सिर्फ ट्रैक से मतलब है, वो जगह कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, उसको उस चीज़ से मतलब नहीं है, तो वो आपका सेक्युलर पिलग्रिमेज उस तरीके से इस चीज़ को यूज़ किया है कि वो उसका कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बंदा है ये गया है और इसको लग रहा है कि वो ट्रिब्यूट पे कर सकता है काश चंदी प्रसाद भट्ट को, जो कि फाउंडर है चिपको मूवमेंट के। अब यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट हो जाती है चंदी प्रसाद भट्ट की, जो कि इस फैमिली में बॉर्न हुए, कैसे उनकी वो थी, और सब कुछ ऐसे स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद बताते हैं कि चंदी प्रसाद के बारे में थोड़ी बहुत बातें, और उसके बाद अमृत गंगा की बात करिए यहाँ पे, एंड देन आपके नंद अष्टमी फेस्टिवल की बात करिए, ठीक है। तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं और उनकी बात करी गई है, और उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द नरेटर कॉल्ड हिज जर्नी अ सेक्युलर पिलग्रिमेज, ठीक है, बिकॉज अब पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वर्ड से क्वेश्चन आएगा, और ये है आपका सेक्युलर पिलग्रिमेज। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर क्यों ऐसा बोला नरेटर ने कि ये सेक्युलर पिलग्रिमेज था, क्योंकि इसमें कोई रिलीजियस वैल्यू नहीं थी। देखो, पिलग्रिमेज का मतलब होता है जो हम यात्रा करते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने मोक्ष के लिए, शांति के लिए, वॉट एवर, ठीक है। बट सेक्युलर जहाँ वर्ड यूज आता है तो वो लाइक अपार्ट फ्रॉम रिलीजन आ जाता है। वहाँ पे कोई भी एक रिलीजन को ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जा रही है, या फिर उसका कोई, अगर आप सेक्युलर वर्ड का मतलब चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसका कोई रिलीजियस पर्पस नहीं था, इसीलिए इसको हमने सेक्युलर पिलग्रिमेज बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज नॉट ट्रू अबाउट चंदी प्रसाद भट्ट। तो इनमें से कौन सा चंदी प्रसाद भट्ट के हिसाब से ठीक नहीं था, ठीक है। तो अब मतलब अबाउट उनके बारे में कौन सी चीज ठीक नहीं थी। तो उन्होंने लोकल ट्रेडिशंस ऑफ फोक इकोलॉजी सीखे, दैट वाज ट्रू। उन ही फोकस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल स्कूल एजुकेशन टू सेव नेचर, मतलब ये लिखा हुआ है कि उन्होंने फोकस किया इम्पोर्टेंस में किसकी, लोकल स्कूल एजुकेशन की, टू सेव नेचर। तो यार देखो, ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कुछ नहीं था। और ही अंडरस्टूड सोशल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एट वर्क, येस दिस वाज ट्रू। एंड ही एक्वायर्ड इनफॉर्मल एजुकेशन इन इकोलॉजी, सो या दैट वाज आल्सो ट्रू कि उन्होंने जो इनफॉर्मल एजुकेशन थी वो भी इकोलॉजी में एक्वायर करी थी, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब जो भी उन्होंने नेचर से सीखा, जो जिसके लिए वो कोई स्कूल नहीं गए थे। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन हो जाता है, हमसे नॉट ट्रू पूछा था जो हम बता चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वो आपका होता है, विच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल लाइफ इज रिलीव्ड बाय द ऑथर्स एनकाउंटर विद द शेफर्ड। तो आपको बताया है कि ऑथर ने शेफर्ड मिला था उसे। तो कौन सा एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल लाइफ है वो रिवील करा गया उसमें। तो वहां पे अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ऊपर लाइक बैक करके आप पढ़ लेना चाहे पैसेज, नहीं तो मैं आपको लाइक शो कर देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर सकते हो। शेफर्ड पे यहाँ से मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज की बात करी गई है, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है, डिवाइनिटी ऑफ द नेचर है, उसकी बात करिए, ठीक है, कितना डिवाइन है वो। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, विच एक्टिविटी वॉज बैन बिफोर द नंदाष्टमी फेस्टिवल इन सितंबर। कौन सी एक्टिविटी जो थी वो बैन करी गई थी नंदाष्टमी फेस्टिवल से पहले सितंबर में। तो आप इस पे जाओगे ऊपर तो आपको पता लगेगा यहाँ पे कि प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स,
इधर यहाँ पे ही है आपका नंदाष्टमी फेस्टिवल ये रहा कि देयर वर टैबूज ऑन प्लकिंग प्लांट्स बिफोर द फेस्टिवल ऑफ नंदाष्टमी इन सितंबर। तो यहाँ पर आप तोड़ नहीं सकते पौधों को या फिर आपके फूलों को, ठीक है। तो प्लकिंग प्लांट्स एंड फ्लावर्स ये हमारा बैंड था, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज या 94 हो गया, 95 है आपका। चंदी प्रसाद भट्ट फैमिली वाज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो किससे एसोसिएटेड थी उनकी फैमिली, कौन से टेम्पल से? पैसेज में आपने पढ़ा होगा उनकी फैमिली एसोसिएटेड थी आपकी रुद्रनाथ टेम्पल से, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर वुड बी रुद्रनाथ टेम्पल। तो इट्स आप ऊपर ले जा करके पॉज करके पीछे जा करके दोबारा उसको देख सकते हो पैसेज को, अगर आपको लग रहा है कि आपको डाउट है ऊपर कहीं तो आप उसको कर सकते हो। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लोकल यूज्ड इन पैरा 2 ऑफ द पैसेज। तो आपसे बोला है कि पैरा 2 ऑफ द पैसेज में वर्ड यूज करा गया है लोकल, आपको उसका एंटोनिम बताना है। अब एंटोनिम मतलब हर कोई जानता है कि वो होता है लाइक पैरा 2 पर पे ही जाते हैं सबसे पहले हम। एंटोनिम मतलब अपोजिट होता है, ठीक है। पैरा 2 में लोकल वर्ड कहीं पर आपको दिख रहा है यहाँ पे? लोकल नहीं तो लोकल का एंटोनिम दिख रहा है, लोकल ट्रेडिशंस देखो, लोकल वर्ड दिख रखा है, ठीक है। तो लोकल जहाँ पे बात करी गई है यहाँ पे आपकी, तो लोकल का देखो मेरे हिसाब से लोकल का ऑपोजिट जो होता है एंटोनिम होता है वो ग्लोबल होता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू योर आंसर की हेयर द आंसर ऑप्शन नंबर इज 96 का आपका थर्ड ठीक लगा रखा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्लोबल होना चाहिए था बट नेशनल आपका ठीक कर रखा है, तो मैं आंसर की का जो आंसर है वही आपको बता रही हूँ यहाँ पे। 96 का थर्ड ऑप्शन आपका आंसर की तरफ से सही है। नाउ फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो व्हिच मींस द सेम एज वेनरेटेड एज यूज्ड इन पैरा 2। तो आपको वेनरेटेड वर्ड यूज करा गया है, उसका मतलब बताना है जो पैरा 2 में है। सो योर करेक्ट ऑप्शन हियर इज रेवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे आपका सेम मतलब सिनोनिम ही है, तो आप एक मिनट ये कोई इसको फोर्थ मत ले लेना, आपका ये रेवर्ड हो जाता है। अब रेवर्ड का मतलब और वेनरेटेड का मतलब दोनों का सेम है और ये आप मुझे कमेंट करके बता रहे हो। दिस इज योर होमवर्क नाउ। और कमेंट देखो कर देना, इसमें मेरा नहीं तुम्हारा ही फायदा है। कमेंट करोगे तो ये चीज़ तुम्हें याद रहेगी फॉर लॉन्गर रन, ठीक है, क्योंकि मेहनत करी होगी भाई, ढूंढा होगा आंसर, डिक्शनरी में जा करके सर्च किया होगा या फिर गूगल पे, और फिर तुम कमेंट करने आओगे लिखोगे तो आप ही के लिए अच्छा है ये। Now, which part of speech is the underlined word in the following sentence? My destination was Kopeshwar. तो आपका destination word जो है इसमें ये क्या है? So of course your destination word क्या है ये आपको सबको पता है, ये आपका noun है, ठीक है, कि उसकी destination गोपेश्वर थी। So it is noun definitely. Next, Nick has always been good in finding cheap fights. सो आपको बताना है कौन सा पार्ट जो है यहाँ पे आपका एरर कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है विच इज राइट, तो आपका है यहाँ पे गुड इन फर्स्ट, हैज ऑलवेज बिन गुड इन फाइंडिंग चीप फाइंड्स, ठीक है। गुड इन की जगह क्या आ सकता था यहाँ पे, आप मुझे ये बताओ। अब अगर ये नहीं होता तो मतलब क्या होता, गुड इन की जगह क्या होता, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। फार बिलो द गंगा क्विक एंड क्लियर अबव फ्रॉम द जूटिंग बैंक। तो यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है बेसिकली आपका, तो आपको बस इसमें बताना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे होंगे आपके, वो सॉल्व करने होंगे। वैसे आप इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको इसके बाद समझाऊंगी कि ये पैसेज क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है कि गंगा के आसपास की घटना का वर्णन कर रखा है इसमें, कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, हील्स हैं, और एक गोविंदा नाम का टीचर है बहुत ग्रेट जो है, वो किसी चट्टान पे बैठा हुआ है, किसी पत्थर पे अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा है। और जब रघुनाथ आता है उसका डिसिप्लिन, तो वो क्या करता है, उसकी प्राउड ऑफ हिज वेल्थ केम एंड बोट टू हिम, अपनी वेल्थ पे उसके पास बहुत पैसा होता है, तो वो उसको वो करता है, उसके आगे सर झुकाता है और बोलता है आई हैव ब्रॉट माई पुअर वेल्थ अनवर्दी ऑफ द एक्सेप्टेंस,
ठीक है। सो ये कहते ही वो अपने जो पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स होते हैं ना उसके हाथ में, वो जो बहुत महंगे मोतियों से जड़े हुए होते हैं वो उसके सामने रख देता है। मास्टर एक लेता है और उसको अपनी फिंगर के आसपास घुमाता है, और देन द स्टोन स्टार्ट शिफ्ट ऑफ लाइट, और सडनली वो उसके हाथ से गिर जाता है और जो पानी है उसमें चला जाता है। तो ये पूरी स्टोरी है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन हील्स डार्क विद वुड्स मीन्स, कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है कि ये बता रहा है कि जो हील्स हैं वो डार्क हैं बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि आसपास सब पहाड़ों से वो मतलब पेड़ों से घिरी हुई है। नाउ इसमें से कौन सी जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है। प्लेस वेयर गोविंदा सैट एंड रीड द स्क्रिप्चर्स, तो कहाँ बैठ करके वो थे, गोविंदा थे, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे, इनमें से किस जगह पे नहीं, हमें वो जगह चूज करनी है। तो वो प्लेस जो थी वो पीसफुल और सीरीन थी। सराउंडेड बाय बुशेस थी, नहीं, बुशेस का कोई जिक्र नहीं हुआ है। डार्क वुड्स का हुआ है, बैंक ऑफ द गंगा का हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। Next question is the phrase scared with torrents in the poem means. Scared with torrents जो ये आपका phrase है इसका मतलब क्या है? The heels have cuts made by floating wood. The heels are scared because the Ganga flows below them. The heels have cuts on them because of the copious rainfall, and the heels have slits because of landslides. तो जो स्कैर्ड विद टोरेंट्स हैं उसका यहाँ पे आपका मतलब ये है कि उनमें जो कट्स हैं वो रेनफॉल की वजह से हैं। ठीक है, जो उसमें बहुत तेज बारिश जब पड़ती है तो उसकी वजह से। 102 का आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रघुनाथ बिलीव that his master would be pleased to accept the gift of precious stones. Govinda was mightily pleased to receive the precious gift. तो रघुनाथ को ये यकीन था कि उसका जो मास्टर था वो बड़ा खुश हो जाएगा उसका एक्सपेंसिव से स्टोन वाला गिफ्ट देख के। और गोविंदा यहाँ पे बी में लिखा हुआ था, गोविंदा जो था माइटली प्लीज्ड था उसके गिफ्ट को रिसीव करके। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आंसर होता है। यहाँ पे आपका आंसर होता है फर्स्ट तो था, उसने तो पहले ही बोला था कि वो तो ऐसे बहुत प्राउड था उसको अपनी वेल्थ पे। वो तो ऐसे बोल रहा था कि आप मेरा गरीब का ये भेंट स्वीकार कर लो, जैसे बोलते हैं ना थोड़ा सा सरकास्टिकली। तो वो तो खुश था देते हुए, लेकिन जो टीचर था ये जो था ये ऐसा कुछ नहीं था कि वो माइटली प्लीज था टू रिसीव द प्रीशियस गिफ्ट। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आइडेंटिफाई द नेम एंड लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन फार बिलो बोर्ड द गंगा अबव फ्रॉम द जूटिंग बैंक। तो फार बिलो बोर्ड द गंगा अबव फ्रॉम द जूटिंग बैंक, तो आप सबको पता है कि आपका यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो आपका पर्सोनिफिकेशन ही है। पर्सोनिफिकेशन क्यों है? रीजन बीइंग कि आपको भी पता है मतलब यहाँ पे जो गंगा की बात करी है एज अ पर्सन ऐसा करा है जो गंगा नहीं कर सकती, तो मतलब एज अ इंसान की तरह उसे ट्रीट कर रहे हैं। और पर्सोनिफिकेशन आपको पता है कि पर्सोनिफिकेशन में हम जैसे बात कर रहे होते हैं कि किसी इंसान को मतलब ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गंगा तो फार बिलो बोर्ड द गंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हाउ विल गंगा बो? ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नेम एंड द फिंगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन एंड द स्टोन्स डार्टेड शाफ्ट्स ऑफ लाइट। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका ये पूछा है कि स्टोन्स डार्टेड शाफ्ट्स ऑफ लाइट, तो मतलब स्टोन्स ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब स्टोन्स तो पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे भी आप उसमें उनको कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लाइक यू आर कंपेयरिंग देम विद ह्यूमन, आप ह्यूमन एक्टिविटीज वाली चीजें एक नॉन लिविंग चीज से करवा रहे हो, तो वो चीज आती है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर में रिपीटेडली आए हैं, तो हम इनको नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग पेडागोजी वाले पार्ट पे। अ चाइल्ड लर्न्स हिज और हर फर्स्ट लैंग्वेज इन अ फ्रेंडली सेटिंग
ट्यूटोर सेटिंग, फॉर्मल सेटिंग, नेचुरल सेटिंग, इसमें से किस में सीखती है एक बच्ची, आपको ये बताना है फर्स्ट लैंग्वेज को। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो तो ऑफ कोर्स वो नेचुरल सेटिंग्स में ही सीख लेती है, जैसा सब कुछ होता है वैसी, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फोर्थ इज योर राइट आंसर है, लेट मी जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। A child learns his or her first language in a, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, इसमें से कौन सा ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है? अ पोएम बाय 20th century poet on a schoolboy, a poem specifically written by a textbook writer, a short story by contemporary writer, a cartoon from a newspaper। तो इनमें से जो एक बच्चे के लिए यूजफुल ऑथेंटिक मटेरियल नहीं होगा, कि एक पोएम लिखी हुई है स्पेसिफिकली किसी टेक्स्ट बुक राइटर के थ्रू। अगर कोई टेक्स्ट बुक राइटर है तो मतलब स्पेसिफिकली पोएम, जो पोम है आपकी, ज़रूरी नहीं है उसी वही लिखे। तो कोई भी अगर गुड कलेक्शन ऑफ पोम होगा तो उतना हमारे लिए काफ़ी है। सो स्पेसिफिकली वाली जो चीज़ है ये गलत है। ठीक है, ये ऑथेंटिक नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेलिंग ऑफ अ स्टोरी रीड बाय अ स्टूडेंट इन हिज और हर ओन वर्ड्स हेल्प्स इन असेसिंग एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी, इनमें से कौन सा हेल्प करता है? अगर आप किसी स्टोरी को रिटेल कर रहे हो, रिटेलिंग ऑफ अ स्टोरी बाय स्टूडेंट इन हर ओन वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स में उसको रिटेल कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो हमें ये क्या असेस करने में हेल्प करेगा? तो ये हमें उसका कॉम्प्रिहेंशन बताएगा कि उसको वो चीज़ कितने अच्छे से समझ में आई है, उसने कितना कॉम्प्रिहेंड किया है उसे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 109, a teacher read aloud half of the text and then ask learners in group to write their own endings. What type of activity is this? अब टीचर एक बहुत तेज चिल्ला के हाफ ऑफ द टेक्स्ट बोलती है, एंड देन वो अपने लर्नर्स को बोलती है इन ग्रुप्स में कि आप अपनी एंडिंग्स जो है वो खुद लिखो। तो ये कैसी एक्टिविटी है, आपको ये बताना है। तो ये एक्सपीरियंशियल है, ग्रुप वर्क है, राइटिंग एक्टिविटी है, इनटेक एक्टिविटी है? तो ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी है। यहाँ पे बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ये जो बच्चे हैं वो खुद अपनी स्टोरी लिखेंगे, अपनी खुद की एंडिंग्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी है ये, इस रीजन से। कुछ लोग इसे ग्रुप वर्क भी कह सकते थे, बट इट्स एन एक्टिविटी। तो ग्रुप वर्क मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप सब मिल करके एक बोर्ड डेकोरेट करो या कुछ, तो वो ग्रुप एक्टिविटी हो, ग्रुप वर्क होता, बट ये आपकी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंसिंग इन टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड। अगर आप सीक्वेंसिंग सिखा रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग टीचिंग मतलब सीक्वेंस से फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो वो क्या इंक्लूड नहीं करता है किसी फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने में, अगेन। सो ये आपका फोनेटिक सीक्वेंस इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, कि आपकी साउंड्स किस सीक्वेंस में आएगी, तो वो हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। या विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर द टीचर पॉइंट्स 3 रेड पेन एंड 2 ब्लू pencils lying on the table. Pointing to one pencil he says the pencil is blue, then he then points to pens and says these pens are red. He takes one pen in his hand and while putting one pencil in his pocket, he says, I have one pen in my hand and I'm now putting pencil in my pocket. The above illustration best describe which of the following approach to teaching. एक पॉइंटर की हेल्प से 3 रेड पेन और 2 ब्लू पेन टेबल पे रख रखे हैं, तो उनको वो बता रहा है बच्चों को पॉइंट करते करते कि ये ब्लू पेंसिल है। उसके बाद उसने 2 पेन्स पे पॉइंट आउट करो, उनको बोला कि ये रेड पेन है। उसके बाद उसने एक पेन अपने हाथ में लिया और एक पेंसिल अपनी पॉकेट में रखी और बोला आई हैव वन पेन इन माई हैंड एंड आई एम नाउ पुटिंग पेंसिल इन माई पॉकेट। ठीक है, तो ये जो आपकी इलस्ट्रेशन है ये आपको क्या डिस्क्राइब करिए, मतलब ऑफ कोर्स वो चीज़ें समझा रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज को कन्वे कर रहा है अपनी। तो यहाँ पे आपकी जो अप्रोच है ये कम्युनिकेटिव है, डेमोन्स्ट्रेशन है, डायरेक्ट है, सिचुएशन है। तो देखो कम्युनिकेटिव
है, बट कम्युनिकेशन टू वे होता है, ठीक है। तो अगर वही वही बोल रहे हैं तो वो कम्युनिकेटिव नहीं होगा। और यस, दिस कुड बी सिचुएशन अप्रोच, कि कैसे सिचुएशन में किस तरीके से हमें बोलना है, किसी तरीके से लैंग्वेज को करना है। तो ये सिचुएशन अप्रोच है। And next question is, the psychological factor affecting the language learning of a child include। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं एक बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करने वाले, वो होते हैं उसका इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड इन लैंग्वेज, या फिर पेरेंट्स इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन, या फिर एनवायरनमेंट इन विच चाइल्ड इज प्लेस्ड, या फिर वो एनवायरनमेंट जिसमें उस बच्चे को प्लेस किया गया है, या फिर उसके रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। आपको पूछना है कि बच्चे का जो क्या अफेक्ट करेगा बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग को। इंटरेस्ट करेगा बच्चे का, हाँ मतलब कर सकते हैं। पेरेंट्स के एनकरेजमेंट और मोटिवेशन, यस। एनवायरनमेंट इन विच चाइल्ड इज प्लेस्ड, ये भी कर सकता है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वैसे देखो थोड़ा बहुत तो कर ही सकता है, बट हमें मेन देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओके ओके यस, ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी थोड़ा बहुत करेगा, बट हमारे पास तो चारों ऑप्शन में है ही नहीं, तो कोई एक तो हटाना पड़ेगा हमें इधर से। किसको हटाएं बताओ। सो बाय और आंसर की योर करेक्ट ऑप्शन मैं बताती हूँ आपको। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है आपका, तो हमें बी को हटाना पड़ेगा, पेरेंट्स का एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन। ये हेल्प नहीं करेगा बच्चे, ये कोई अफेक्ट नहीं करेगा बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग में। बट आई डोंट कंप्लीटली अग्री विद दिस आंसर। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से चारों फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का भी एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन भी हेल्प करता ही है। ठीक है, या तो ये ऑप्शन ही होना चाहिए था, बट या अकॉर्डिंग टू आंसर की फोर्थ इज योर राइट आंसर। ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग इज, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक है आपका सुनने का, वो होता है अंडरस्टैंडिंग मीनिंग कन्वेड बाय कीवर्ड, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, comprehending the lexical meanings of words in context and meaning of structures, yes nice one, and उसके बाद using correct forms of words by changing it into tense, case और gender, guessing the meaning of an unfamiliar word। देखो आ, हमें यहाँ पे मीनिंग जो कन्वे करा जा रहा है कीवर्ड्स के थ्रू, स्ट्रेस के थ्रू, इंटोनेशन के थ्रू, इससे हमें पता लग रहा है कौन सी क्या बातें, क्या चीज हो रही है। कीवर्ड से हमें रेफरेंस समझ में आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है। स्ट्रेस से हमें उस बात की गंभीरता समझ में आ रही है। इंटोनेशन, हम जो पॉज ले रहे हैं, पॉज है, इंटोनेशन है, एक जगह रुक के बोल रहे हैं, एक जगह, मतलब उन सब हाव भाव से आपको वो सिचुएशन समझ में आ रही है कि वो कैसी है। इट वॉज मतलब जॉयफुल है, टेंस्ड है, ठीक है, थोड़ा मतलब बहुत सैड है, या कैसी है। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिसनिंग होती है वो यही होती है, तो यह फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, एट सम पॉइंट यू सी, आपको लगेगा कि हाँ कॉम्प्रिहेंड कर लो लेक्सिकल मीनिंग्स को, बट यहाँ पे वर्ड्स बोला है, वर्ड्स का लेक्सिकल मीनिंग समझ लो, तो सिर्फ वर्ड से मतलब नहीं है, हमें तो उसकी पूरी सिचुएशन समझनी है। ठीक है, नाउ ऐसे ही कुछ कुछ ऑप्शंस ना आपके इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, और हमें लगता है हम ठीक करके आए हैं, और हम फिर देखते हैं आंसर में की में तो कुछ और है। तो यहीं पर थोड़ा वो खेल जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस तरीके से बनाते हैं कि आपको कोई ऑप्शन गलत लगता ही नहीं है, फिर आपको समझना पड़ता है उसको 10 बार पढ़ के कि यार इससे क्या मतलब आ रहा है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे, जितने क्वेश्चंस पेपर करते रहोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा खेल है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ कर लोगे, तो थोड़ा 15-20 दिन लग करके पढ़ो। अगर एंड डेज में वीडियो देख रहे हो तो दिन में वीडियोस ही देखो और अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, तो हो जाएगा। नाउ स्किल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन और रिसेप्टिव स्किल्स इंक्लूड, जो स्किल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है और रिसेप्टिव स्किल्स हैं आपका, वो क्या क्या इंक्लूड करता है। कॉम्प्रिहेंशन देखो आपको किस में आता है। कॉम्प्रिहेंशन अगर हम बोल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपका लिसनिंग में आएगा। रिसेप्टिव स्किल्स में आपका हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, जो आपके वो होते हैं ना, जैसे कि एक होता है प्रोडक्टिव स्किल्स और रिसेप्टिव स्किल्स। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन और रिसेप्टिव, हम इनमें से कुछ भी कर दो, दोनों ही आपके रिसेप्टिव स्किल्स हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स आपका होता है स्पीकिंग एंड राइटिंग, बिकॉज उसमें आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, मतलब जब आप वो कर रहे हो, बोल रहे हो। ठीक है, अब रीडिंग और स्पीकिंग को कुछ लोग कंफ्यूज बनाना है। रीडिंग, हम साइलेंट रीडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हो और अगर आप सुन रहे हो, तो आप ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो अपने सेंसेस को। वहीं हम प्रोडक्टिव स्किल्स में बोल रहे हैं, स्पीकिंग,
एंड लिख रहे हैं तो सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे, ठीक है। मोटर आपकी मूवमेंट हो रही है हाथों की अगर आप लिखते हो तो, और बोलते हो तो मुंह की, तो इसीलिए वो हमारे प्रोडक्टिव स्किल्स में आते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू हिंदी लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने हमेशा आपको बताया है। हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है, वहीं आपका इंग्लिश लैंग्वेज को एसोसिएट ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है। ओके ओके ओके, हिंदी लैंग्वेज का तो ऑफिशियल स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला मैंने फर्स्ट पे ही टिक किया है। अगर इंग्लिश का पूछेंगे तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। क्वेश्चन गलत मत करना, ये हमेशा याद रखना। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का भी आ गया, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और मतलब देख रहे हो, अगर बाय चांस किसी बेचारे बच्चे को नहीं पता हो, सोचो कंफ्यूज करा है, तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे उसके क्वेश्चन। और इतना सिंपल है, हिंदी हमारी ऑफिशियल और इंग्लिश उसके साथ की एसोसिएट, ठीक है। सिंपल है ना, भूलना मत इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोनोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ 5 कंपोनेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोनोलॉजी? इसमें से कौन सा जो है फोनोलॉजी का पार्ट नहीं है? फोनोलॉजी 5 कंपोनेंट से बनी होती है आपकी, स्ट्रेस, इंटोनेशन, जंक्शन, स्किमिंग, इनमें से कौन सा नहीं है? देखो फोनोलॉजी का जो आपका पार्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि जो स्किमिंग है ये आपकी रीडिंग टेक्निक है, ठीक है। आपकी स्किमिंग स्कैनिंग दो तरीके की होती है, तो ये फोनोलॉजी का पार्ट नहीं है। स्ट्रेस, इंटोनेशन, जेस्चर, जंक्शन, पॉज, ये सब है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट, यहाँ पे उसकी बात नहीं करनी है हमें। फोनोलॉजी ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज नॉट अ सब स्किल्स ऑफ रीडिंग? इनमें से कौन सा आपका रीडिंग का सब स्किल नहीं है? तो रीडिंग अलाउड एंड डिकोडिंग, स्कैनिंग अ टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रीडिंग फॉर इन्फरेंस, रीडिंग फॉर बेटर प्रोनाउंसिएशन। तो हमारा रीडिंग का सब स्किल नहीं है, ठीक है। सब स्किल की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो सब स्किल है वो ये नहीं है कि हम बेटर प्रोनाउंसिएशन के लिए रीड करें। हमें समझने के लिए रीड करना है, हमें किसी टेक्स्ट में से इंफॉर्मेशन को स्कैन करना है, ठीक है। इन्फरेंस के लिए कि हाँ वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है और उससे क्या मतलब है, उसके लिए करना है, वो सब ठीक है। बट फोर्थ ऑप्शन इज है राइट, कि हमें नॉट बताना था, तो नॉट का तो फोर्थ है आपका कि जो नहीं है सब स्किल रीडिंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। गिविंग अ टेस्ट टू स्टूडेंट्स इन लैंग्वेज क्लास, अ टीचर राइट्स ऑन ब्लैक बोर्ड अ पैसेज बट ही लीव्स सम लाइंस इनकम्प्लीट। एक टेस्ट बच्चों को स्टूडेंट्स को देने के बाद लैंग्वेज क्लास में एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे पैसेज लिखा, बट उसने कुछ लाइन इनकम्प्लीट छोड़ दी, और देन उसने फ्यू वर्ड्स बोर्ड पे लिखे एंड इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स कि आप स्टोरी कंप्लीट करो विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स फ्रेज विच कैन बी यूज इन इनकम्प्लीट पैसेज एट अप्रोप्रिएट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो टेस्ट है ये किस टाइप का टेस्ट होता है। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, आपका हाँ, ये आपका क्लोज टेस्ट है, और क्या है? यहाँ पे देखो, इन्होंने बोल रखा है कि टीचर ने कुछ लाइनें खाली छोड़ रखी है, बच्चों को उसे कंप्लीट करना है उसमें वर्ड्स ऐड करके। तो ये आपका क्लोज टेस्ट है, ठीक है। क्लोज मीन्स ये आपका क्लोज आपके वाले वही होते हैं जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं, दैट इंक्लूड्स योर क्लोज टेस्ट। तो अगर क्लोज टेस्ट आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, और अगर अब तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। इट इज़ 2 AM राइट नाउ, इस रात के 2 बज रहे हैं। और लाइक मेरे को लगता है जब लगे यार कि आप कभी कभी आप लोगों के कमेंट्स बहुत मोटिवेटिंग होते हैं, और फिर मैं सोचती हूँ कि यार नहीं यार, फटाफट से वीडियो शूट करते हैं, वो लोग नई वीडियोस के लिए वेट कर रहे होंगे। सो यार दैट्स कीप मी मोटिवेटिंग। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करो, अच्छी अच्छी वीडियोस भी आती रहेंगी। और करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट? इनमें से कौन सी चीज क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट को लेकर के ठीक नहीं है? तो यहाँ पे डिज़ाइन करे जाते हैं बच्चों को स्पेसिफिकली, मतलब हम वेल डिफाइंड और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ, बिल्कुल। और डायग्नोस्टिक होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ये भी सही है कि हमारे जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होते हैं इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट आता है। कोर्स एंड स्पेसिफिक होते हैं ये आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक, सही है। दे ऑल्सो मेजर्स लर्नर्स एप्टीट्यूड फॉर फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। तो नहीं, ये आपके फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग पे एप्टीट्यूड नहीं चेक करते हैं, मतलब उस पे जज नहीं करते हैं। तो दिस इज योर राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन,
ठीक है। सो या ऐसे करते हुए हमारे सारे क्वेश्चंस इंग्लिश के हो जाते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करने में किसी चीज़ की कमी नहीं छूटनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेने हैं स्क्रीनशॉट लो। और आपको अगर मतलब दोबारा वीडियो देख के नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो जैसे भी। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को भूलो ना। इन चीज़ों को या तो स्क्रीनशॉट रख के रख लो, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में काम आएंगे। जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि शायद आप भूल सकते हो किसी पॉइंट पे, ठीक है, उनको स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि नोट्स बना लो बीच बीच में पॉज करके, या फिर वीडियो दोबारा भी देख लिया करो। कोई टाइम वेस्ट नहीं होता ऐसा, और 2 बार देखने से क्वेश्चंस और पक्के ही हो जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको एक और बार देखने की जरूरत है, देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।